स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये बेसिकली कैलकुलेशन है न्यूटन्स की, कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को कैसे कैलकुलेट किया था। इस पे आज हम बात करेंगे। सिंपली अगर स्पीड ऑफ साउंड को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम, कि आपके पास साउंड एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो स्पीड ऑफ साउंड होगी। चूँकि हमें ये भी पता है कि जो साउंड वेव हैं ये बेसिकली कंप्रेशनल वेव्स हैं, ये कंप्रेशनल वेव्स हैं। और चूँकि ये जो कंप्रेशनल वेव हैं ये डिपेंड करती हैं इलास्टिसिटी और आपके पास डेंसिटी पे। तो इलास्टिसिटी मीन ई, डेंसिटी, तो हमारे पास इक्वेशन है कि स्पीड डिपेंड अपॉन अंडर रूट ऑफ ई अपॉन डेंसिटी। तो मीन आपके पास किसी भी मीडियम में साउंड अगर ट्रैवल करेगी तो बेसिकली आप उसकी इलास्टिसिटी और डेंसिटी की रेशो को देखेंगे, सिर्फ एक आप क्वांटिटी पे रिलाई नहीं करेंगे। मीन आपके पास अगर स्पीड ऑफ साउंड आप देखना चाहते हैं सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में, तो बेसिकली आप रेशो देखेंगे। किसकी रेशो देखेंगे? डेंसिटी, इलास्टिसिटी और डेंसिटी की रेशो देखेंगे। तो इसी वजह से आपके पास चूँकि सॉलिड जो हैं वो मोर इलास्टिसिटी उनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड की जो इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी की रेशो है, मीन स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और सबसे कम फिर आपके पास किस में आ जाती है? गैसेस में आ जाती है। तो अब हमें पता है कि जो हम स्पीड ऑफ साउंड डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन की कैलकुलेशन है। न्यूटन ने ये कहा था कि चूंकि साउंड वेव कंप्रेशनल है, तो कंप्रेशनल केस में आपके पास जो है आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। कंप्रेशन कहते हैं जहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, मीन के पार्टिकल ओवर क्राउडेड होते हैं। और रेयरफेक्शन के केस में पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो मीन जब आपके पास साउंड कंप्रेशन की फॉर्म में होगा तो आपके पास टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और उसी वक्त जहाँ उसका रेयरफेक्शन आएगा तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। मीन एक ही स्टेप में वो टेम्परेचर को इंक्रीज भी करता है और टेम्परेचर को डिक्रीज भी करता है। तो मीन ओवरऑल आपके पास टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसी वजह से न्यूटन ने कहा था कि ये जो है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस वजह से हम यहाँ पे बॉयज़ लॉ को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन इनके बॉयज़ लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। मीन बॉयज़ लॉ क्या है? दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। मीन जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है इनका प्रोडक्ट? जिस तरह आप प्रेशर में इंक्रीज करेंगे स्मॉल चेंज पी प्लस डेल्टा पी, तो आपके पास उसी तरह वॉल्यूम में उतना क्या आएगा? डिक्रीज वी माइनस डेल्टा वी। अब हम पी वी उसी तरह लिखते हैं। अब यहाँ पे इनकी क्या है? कैलकुलेशन है। पी इंटू वी, पी वी और पी इंटू माइनस डेल वी, फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट है प्लस डेल पी वी प्लस माइनस माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। इस इक्वेशन को हम देखें तो मतलब कि वॉल्यूम का चेंज और प्रेशर का चेंज बहुत थोड़ा है। जब इनका प्रोडक्ट होगा तो ये चेंज और भी थोड़ा हो जाए। तो इस टर्म को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। और इसी के साथ पी वी कैंसिल हो जाएगा पी वी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी प्लस डेल पी वी। अगर हम इस फैक्टर को इधर ले आ जाएं तो ये प्लस हो जाएगा पी डेल वी इज इक्वल टू डेल पी वी। और अगर हम यहाँ पे प्रेशर को ही छोड़ें तो प्रेशर, तो ये वाली टर्म यहाँ के डिवाइड हो जाएगी डेल पी वी डेल वी। एक चेंज हम यहाँ खुद से करते हैं, लेट इज पी इज इक्वल टू डेल पी वी डेल्टा वी। यहाँ पे हम वी को क्या करते हैं? दैट इज़ द वी को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये फैक्टर से कैंसिल, सो पी इज इक्वल टू डेल पी और डेल वी अपॉन वी। अब देखें ये पी प्रेशर मीन इसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रेस। और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम मीन यहाँ पे ये किसका रोल प्ले कर रहा है? स्ट्रेन का रोल प्ले कर रहा है। मीन यहाँ पे स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपके पास क्या है? दैट इज़ द इलास्टिसिटी। तो हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू ई।
अब देखें इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ए जो हमने लिखी थी उसमें पुट कर लेते हैं। तो v इज़ इक्वल टू ई था अपान, मैं फिर से लिख लेता हूँ p, तो ये ई की जगह आ जाएगा p अपान रो। अब इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है मीन, इस प्रेशर की जगह हम लिखते होते हैं जो न्यूटन की एजम्पशन थी, दैट इज़ द रो जी एच अपान रो। ये डेंसिटी ऑफ एयर है और ये डेंसिटी ऑफ क्या है, मरकरी है। तो जब यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू पुट की जाती है, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ मरकरी आपके पास आई थिंक 13.6 सेंटीमीटर पर क्यूब और वैल्यू ऑफ जी 9.8, तो उसमें 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हाइट ऑफ मरकरी आपके पास 76 सेंटीमीटर, और डेंसिटी ऑफ एयर आपके पास 0.00129। जब आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है, जो स्पीड आपके पास आती है 281 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास कैलकुलेशन थी न्यूटन की, ये न्यूटन की असम्पशन कैलकुलेशन थी। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी वो आपके पास आ रही थी, दैट इज़ स्पीड आपके पास एक्चुअल जो हमें पता है 333 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन न्यूटन ने जो कैलकुलेट की 281, तो मीन जहाँ पे 16% जो है वो कैलकुलेशन में आपके पास क्या है, गलती आ रही थी। क्यों गलती आ रही थी? क्योंकि न्यूटन ने जो एक स्टेप लिया था वो था आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसी वजह से न्यूटन के पास ये गलती आ रही थी। और इसी जो मिस्टेक है, इसकी मिस्टेक को करेक्ट किया था बाद में आपके पास लैपलेस ने। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम इस नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो हम इसमें लैपलास की करेक्शन को डिस्कस करेंगे, कैसे लैपलास ने न्यूटन की करेक्शन की और फार्मूला हमारे पास एग्जैक्ट हमें मिला। थैंक यू।